Good evening, all of you. So, today we are going to discuss the RBI's recent report, that is Financial Stability Report. And the report says कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, it is comparatively better than the other parts of the world. रिसेंट डेज में व्हाट वी हैव सीन कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो पहले 9% के आसपास थी, कम होकर 6.5% के आसपास आजकल हमारी जो ग्रोथ रेट चल रही है। आरबीआई सेज कि ये ग्रोथ रेट एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी, हालाँकि इसमें थोड़े से पॉइंट कुछ कम हुए हैं और पॉइंट कम हो जाने के पीछे या ग्रोथ रेट के थोड़ा स्लो डाउन हो जाने के पीछे जो कंडीशंस हैं वो इकोनॉमिक जो रीज़न्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि इकोनॉमिक जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अमेरिका का रिसेंट जो ट्रेड वॉर्स में इन्वॉल्व होना, यूक्रेन के साथ वहाँ पर इज़राइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो जो इंटरनेशनल कंडीशंस हैं वो बहुत स्टेबल नहीं है, प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है और इंटरनेशनल शेयर मार्केट्स में भी अप्स एंड डाउन्स हैं। बट स्टिल इंडियन मार्केट इज़ डूइंग गुड और उस प्रोसेस में इंडियन जो कैपिटल मार्केट है या इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है, इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है या इंडिया के अंदर जो एनबीएफसी बैंक्स हैं, दे ऑल आर परफॉर्मिंग गुड। और इस प्रोसेस में इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है इट इज़ अराउंड 2.8%। तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अगर आपकी कम है, इन्फ्लेशन रेट अगर आपकी कम है, तो ग्रोथ रेट अगर उससे ज़्यादा है तो ये ठीक-ठाक सिग्नल है। हालाँकि हम लोग हमेशा मानते हैं कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ग्रोथ रेट जो है वो 9-10% के अराउंड रहनी चाहिए। 8-9% के आसपास भी अगर रहे तो इट इज़ गुड। और अगर ये ग्रोथ रेट डबल फिगर हो जाती है और इन्फ्लेशन आपकी सिंगल फिगर रहती है, इन्फ्लेशन हमेशा माना जाता है महंगाई 4% से 2% के बीच में, यानी 4% प्लस माइनस 2% परफेक्ट मानी जाती है। तो रीसेंट रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया के अंदर जो जो इन्फ्लेशन है वो 2.8% के आसपास, इसका मतलब 4% से नीचे चल रही है, यानी कि 1% के आसपास नीचे चल रही है। और अगर 6% तक आएगी तो इसको मानते हैं कि हाँ, यहाँ तक ठीक-ठाक है। बट 4% आइडल मानते हैं, तो इसका मतलब महंगाई जो है इन्फ्लेशन इस टाइम पे 2.8% है। इंडिया में या दुनिया की हर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन का होना या महंगाई का होना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होती है महंगाई? अगर महंगाई नहीं होती तो स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेशन आ जाता मतलब एक ठहराव आ जाता है, जितने की चीज़ पिछले साल बिक रही थी, उतने की आज बिक रही है। एक कस्टमर के लिए, एक कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा सही साइन है, बट द पॉइंट इज़ जो उसका प्रोड्यूसर है, जो उसको बना रहा है, जो उसको बना के बेच रहा है या उसको जो उगा के बेच रहा है, तो उनके उनके अंदर थोड़ा-सा ये स्टैग्नेशन आता है, तो उनको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो। तो ग्रोथ एसेंशियल है, ग्रोथ ज़रूरी है। हर हालत के अंदर और उसके लिए थोड़ी-थोड़ी इन्फ्लेशन जो है वो ज़रूरी होती है। इसका मतलब आइडियल इन्फ्लेशन जो है वो 4% है। तो अगर 4.4% प्लस माइनस 2% भी रहे तो ठीक-ठाक माना जाता है। तो एवरेज कंडीशन मानी जाती है कि ठीक-ठाक कंडीशंस है, ज़्यादा खराब नहीं है। अब हम लोग एक बार एफएम्स ये जो एफएसआर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो जून 2025 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, ये बाय एनुअल पब्लिकेशन होता है इसका, यानी कि हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आती है। तो आरबीआई की ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये बाय एनुअल रिपोर्ट होती है, इसका मतलब साल में 2 बारी ये रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट को पब्लिकेशन जो काम करता है वो आरबीआई के पास होता है। और इसमें जो आरबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, द हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल रिस्क, द ओवरऑल स्टेटस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, की फीचर्स ऑफ एफएसआर। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के की फीचर्स क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, पब्लिश ट्वाइस इन अ ईयर, जून में और दिसंबर में 2 बार ये पब्लिश होती है। कवरेज इंक्लूड्स बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर इसके अंदर कवर होता है। और रिस्क एनालिसिस के अंदर इवैल्यूएट सिस्टमैटिक रिसर्च रिस्क एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशंस। स्ट्रेस टेस्टिंग स्टिमुलेट्स एडवर्स इकोनॉमिक सिनेरियोज एंड बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और पॉलिसी इनसाइट्स ऑफर गाइडलाइंस टू रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट। हाईलाइट ऑफ द जून 2025 की रिपोर्ट जो भी आई, इसके अंदर क्या हाइलाइट्स हैं? इंडिया एज अ ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर, India continue contribute significant in the global economic growth, supported by strong domestic demand, macroeconomic stability and policy prudence। तो इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है और रोबस्ट कंडीशन में है। अभी वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बेटर है। कहाँ से पता चलता है? जीडीपी ग्रोथ रेट आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट रजिस्टर होगी, 6.5% के आसपास। और ग्रोथ इज मॉडरेट अफेक्टेड बाय ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस हैं, पॉलिटिकल टेंशंस हैं, क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स हैं। तो कई सारी बुरी चीज़ों के होने के बावजूद, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, चाहे जियो पॉलिटिकल हैं, चाहे ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस हैं, इन सब के बावजूद
इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कंपैरेटिवली ठीक ठाक है। एंड रिस्क ऑफ ग्रोथ, एक्सटर्नल स्पिलओवर्स, यूएस ने टैरिफ के जो इश्यूज चल रहे थे, अभी भी आज भी ट्रंप की तरफ से ऐसी कुछ बेवकूफ़ी की उसने कहा अभी भी 12 कंट्री हमारे टारगेट पर हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशंस हैं, क्लाइमेट शॉक्स हैं, वेदर इवेंट्स में डिसरप्ट एग्रीकल्चर एंड सप्लाई चेन्स, जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिसी अंडर प्रेडिक्टेबिलिटी रेज अनसर्टेनिटी। तो जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, जैसे ईरान इजराइल के बीच में वॉर है, चाइना और रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, चाइना के साथ भी अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ थोड़ी बहुत ही टेंशन है। बट पॉइंट है कि ये 2 कंडीशन, ये जो 2 मेजर जो इवेंट हुए हैं, उसके साथ इंडिया के साथ जो इंडिया कॉपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हुई, तो ये सभी एक ही टाइम के ऊपर ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, बावजूद इसके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ठीक-ठाक है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैं। मई 2025 सीपीआई 2.8%। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल, उसके बाद राशन और हाउस रेंट, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके जिसको कहते हैं कि सीपीआई जो इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन रेट जो है 2.8% के आसपास है। लोएस्ट सिंस फरवरी 2019 के बाद सबसे कम पे चल रही है। इन्फ्लेशन वेल विद इन आरबीआईज टारगेट बैंड, और वही जिसको हमने डिस्कस किया 4% प्लस माइनस 2% परफेक्ट मानते हैं। आरबीआई कॉन्फिडेंट इन ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। एंड फाइनेंशियल सेक्टर रेजिलियंस, बैंकिंग सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर एंड लो एनपी। अब इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली ठीक है। जैसे आज से कुछ साल पहले तक 2013-14 में हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के पास जो उनका एनपीए था वो बहुत ज़्यादा था। अब बैंकों के पास बफर स्टॉक पड़ा है, यानी कि बफर अमाउंट उनके पास पड़ी है। लो एनपीएस है उनके, एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंकों की जो कर्जा डूब जाता था उसका नंबर अब कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गया है। स्ट्रेस टेस्ट कन्फाइंड दैट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स can withstand severe shocks and SCB shows शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब कुल मिला के आप मोटे तौर पे समझो कि सरकारी बैंक ना। तो वैसे तो सारे बैंक शेड्यूल्ड ही होते हैं, जितने बैंक गवर्नमेंट इंडिया के अंदर काम करते हैं सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो कंडीशन इनकी कंपैरेटिवली बेटर है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, जो बैंकों का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकिंग करती हैं। एनबीएफसी नहीं, एनबीएफसी दूसरे होते हैं, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है। हम लोग शेड्यूल्ड बैंक्स की बात करें, इनकी कंडीशन कंपैरेटिवली इंप्रूव हुई है। रोबस्ट अर्निंग है, बैंक खूब पैसा कमा रहे हैं। एंड मल्टी डेकेड लो एनपीएस, तो पिछले जो कई सालों से सबसे कम एनपीए चल रहा है आजकल, यानी कि बैंकों के पैसे डूबने के चांस आजकल कम है। स्टेबल कैपिटल एडिकेसी रेशियो है एनबीएफसी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। एनबीएफसी डिस्प्ले इंप्रूव एसेट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्दी कैपिटल बफर्स हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सपोर्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, रेजिलिएंट अंडर द स्ट्रेस। इंश्योरेंस सेक्टर है, मेंटेन सॉल्वेंसी रेशियो वेल अबव रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स। फाइनेंशियल एंड ग्लोबल आउटलुक, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या कहती हैं? रिमेन एकोमोडेटिव सपोर्टेड बाय लो मार्केट वॉलेटिलिटी, सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो फाइनेंशियल कंडीशन कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर जो ग्लोबल आउटलुक है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है, और उसके बाद सपोर्टरी मॉनेटरी पॉलिसीज इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज हैं दैट इज ऑल सपोर्टिव। तो अब देखो हमने डिस्कस किया कि एनबीएफसी भी कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एनबीएफसी मतलब जो बैंकिंग का काम नहीं करते, जो सिर्फ पैसे देने का काम करते हैं। लोन उधार किसी फॉर्म में कोई व्हीकल लोन दे रहा है, कोई ज्वेलरी के ऊपर लोन दे रहा है, तो वो भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, एंड बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं, और दे ऑल आर द गुड सिग्नल्स कि बैंक इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क है अप्रैल 2025 मार्केट टर्बुलेंस exposes systematic vulnerabilities. Concerns include high public debt, tech-driven disruptions, and prolonged geopolitical conflicts and climate change impact. तो ये सब impact थे अप्रैल के अंदर। आते आते हम लोगों ने कई सारे ऐसे टर्बुलेंस देखे। एंड सिस्टमिक रिस्क परसेप्शन क्या कहते हैं? मई 2025 सिस्टमिक रिस्क सर्वे SRS, all risk categories rated medium. 92% of respondents expressed confidence in Indian financial system. Conclusion: cautions optimism and vigilance. Indian financial system remains resilient and continues to underpin global growth. However, the RBI stresses the need for policy vigilance, agility, and preparedness amid rapid evolving, uh, evolving global economic environment.